अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ 9th का सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। बायोलॉजिकल मेथड को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके स्टेप थे हमारे पास। ऑब्जर्वेशन था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ऑब्जर्वेशन था, हाइपोथेसिस था, डिटेक्शंस थी, एक्सपेरिमेंट था, रिपोर्टिंग थी और समराइजेशन ऑफ रिजल्ट था। ये कुछ स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछले लेक्चर में काज ऑफ मलेरिया, एक एग्जाम्पल थी बायोलॉजिकल, उसको डिस्कस किया था। आज हमारे पास नई एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे पास कि प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि काज ऑफ मलेरिया क्या है, मलेरिया की वजह हमारे पास क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ना है। उसमें एक साइंसदान था F.A.F. किंग, उसने कुछ 20 ऑब्जर्वेशन की थी प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन के को मद्देनजर रखते हुए। उसने कुछ 20 ऑब्जर्वेशन की थी, उसमें से हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे पास 3 है। उन 3 ऑब्जर्वेशन में वो कह रहा है कि वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा हो सकता है उनकी निस्बत जो लोग घरों में या कमरों में सोते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन में वो कहना चाह रहा है, F.A.F. किंग कह रहा है कि वो लोग जो घरों में सोते थे या बंद कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो बाहर सोते हैं या खुली हवा में सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन में कह रहा है पीपल स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स। देखिए आजकल गर्मियों में हम नेट की जालियां, मच्छरदानियां जिसे हम कहते हैं वो यूज करते हैं। कहते हैं कि जो लोग नेट की बनी जालियों के अंदर सोते थे उन्हें मलेरिया कम होता है एज कंपेयर टू विदाउट फाइन नेट्स, उन लोगों के जो बगैर नेट की जालियों के सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन में ये कह रहा था। तीसरी में वो कह रहा है कि वो लोग जो स्मोकी फायर के धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, जो धुएं के पास कम रहते हैं उन्हें मलेरिया हो सकता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो धुएं के पास नहीं रहते। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। F.A.F. किंग ने ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास पेश की। इन ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए, इन ऑब्जर्वेशन को जांच पड़ताल करते हुए हमने नेक्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बनाना था। हमारे पास हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बना, इन ऑब्जर्वेशन को जांचने के बाद, इन ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। जो हमने ऑब्जर्व किया उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, वो सारा कुछ सामने रखते हुए हम एक सीक्वेंस में एक छोटी सी इबारत देते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के बाद हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस आया है वो कहता है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड द मलेरिया। ये हाइपोथेसिस में कहना चाह रहा है कि जो मॉस्किटोज हैं हमारे पास, मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें पता लगा। उसमें कह रहा है कि स्प्रेड द मलेरिया, और मॉस्किटोज ही मलेरिया को बढ़ाते हैं या फैलाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस को चेंज करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं हाइपोथेसिस के अंदर और डिटेक्शन में क्रिएट कर देते हैं, उसे डिटेक्शन में तब्दील कर देते हैं। हमारे पास डिटेक्शन क्या है, अ मॉस्किटो गेट प्लाज्मोडियम बाई बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। डिटेक्शन में कह रहा है कि जो मॉस्किटोज हमारे पास मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम कहां से हासिल करते हैं, किसी मलेरियल पेशेंट को काटने से वो प्लाज्मोडियम को हासिल करते हैं। और याद रखिएगा कि किसी भी मॉस्किटोज को क्या कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी जर्मिनेट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वो भी मैमल्स एंड बर्ड्स का। किसी भी मॉस्किटोज को जरूरत होती है म्यूचुलेशन करने की, म्यूचुलेशन करने की, आगे अपने आप को बढ़ाने की जरूरत होती है। किसी इंसानी, ह्यूमंस या मैमल्स या बर्ड्स के खून की जरूरत होती है किसी भी मॉस्किटो को अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वो कहता है कि
मॉस्किटोज जो है प्लाज्मोडियम को गेट करते हासिल करते हैं थ्रू द बाइटिंग ऑफ मलेरियल पेशेंट। किसी मलेरियल पेशेंट को काट कर उनके ब्लड से वो प्लाज्मोडियम हासिल करते हैं। ये हमारे पास डिटेक्शन थी। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। रोनाल्ड रोसेस एक साइंसदान था, उसने 1880 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने पहले दौर में जो लोग साइंटिस्ट थे हमारे पास, या जितने भी फिजिशियंस गुजरे हैं, वो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो जानवरों पर करते थे या बर्ड्स पर करते थे, क्योंकि डायरेक्टली हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। रोनाल्ड रोसेस ने एक एनोफिल्स लिया और एक क्यूलेक्स लिया। ये दोनों मॉस्किटोस की एक टाइप्स हैं, मच्छरों की एक टाइप्स हैं। दोनों ही मच्छर हैं हमारे पास, लेकिन इनकी जो फैमिलीज हैं वो अलग-अलग हैं। उन्होंने एनोफिल्स लिया और क्यूलेक्स लिया। उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक स्पारो पर किया, एक चिड़िया पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्यूलेक्स को एक स्पारो से कटवाया। क्यूलेक्स को पहले उसने एक मलेरियल स्पारो से कटवाया और बाद में उस क्यूलेक्स को उसने मार दिया। मारने के बाद देखा कि मच्छर के खून में, मच्छर की स्किन के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो इस क्यूलेक्स ने या एनोफिल्स ने वो हासिल किया था एक मलेरियल पेशेंट से, तो मरने के बाद भी उसके जिस्म में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। उन्होंने कहा कि ये क्यूलेक्स और एनोफिल्स जो हमारे पास हैं, ये अपने अंदर प्लाज्मोडियम की जनरेशन को बढ़ाते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं मच्छर के अंदर, वो इनके स्टोमिक के अंदर जाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पूरे मच्छर के अंदर या क्यूलेक्स या एनोफिल्स के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, चाहे वो मर जाए चाहे वो लिविंग में है। उसने क्या किया, बाद में एक क्यूलेक्स को एक मलेरियल स्पारो से कटवाया। उसके बाद उसने उस क्यूलेक्स को दोबारा एक हेल्थी स्पारो से कटवाया। बाद में उसने कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व किया कि दूसरी स्पारो जो हेल्थी स्पारो थी, उसके जिस्म में भी, उसके खून में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। यह था, उन्होंने स्पारो के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बाद में 1818 के अंदर एनोफिल्स के जरिए उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर इसको ट्राई किया। उन्होंने 2 पर्सन लिए, एक हेल्दी पर्सन था और एक मलेरियल पेशेंट था। उसने सबसे पहले एनोफिल्स को एक मलेरियल पेशेंट से सिंपल एनोफिल्स लिया। उसने एनोफिल्स लेने के बाद उसने एक हेल्दी पर्सन से इस एनोफिल्स को कटवाया और बाद में देखा कि उसे मलेरिया नहीं हुआ। उसने बाद में क्या किया, इस एनोफिल्स को दोबारा एक मलेरियल पेशेंट से कटवाया। कटवाने के बाद कुछ दिन बाद उसने दोबारा इस एनोफिल्स को एक हेल्दी पर्सन से कटवाया। बाद में देखा गया कि इस मलेरियल एनोफिल्स को काटने के बाद उस जो हेल्दी पर्सन था उसको भी मलेरिया हो गया और उसके खून में भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। इससे ये बात साबित होती है कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द एनोफिल्स एंड क्यूलेक्स। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मॉस्किटोज आर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मच्छर जो हमारे पास हैं, ये प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल करते हैं थ्रू द बाइटिंग ऑफ मलेरियल पेशेंट। अगर किसी मच्छर ने एक मलेरियल पेशेंट को काटा होगा, तो अगर वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो जाहिर बात है कि उसके अंदर उस मलेरियल पेशेंट से जो लिया गया खून होगा, उस खून के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। जब वो किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। हमने 2 एग्जांपल पढ़ी, जिसमें एक था ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम एंड सेकंड था काज ऑफ मलेरिया। ये आज का टॉपिक था हमारा। इसमें कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास होता है कि किसी भी पैरासाइट का किसी होस्ट के अंदर दाखिल होना और उसकी सिम्टम्स जाहिर होने तक का जो टाइम है हमारे पास, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब कोई मॉस्किटोस किसी इंसान को काटता है, काटने से लेकर उसकी अलामात जाहिर होने तक का जो वक्त होता है वो हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये पैरासाइट कोई भी हो सकता है। ये क्या कहते हैं, पैरासाइट हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी लिविंग थिंग्स के अंदर रहते भी हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैरासाइट होते हैं।
अगर किसी पैरासाइट का किसी होस्ट में दाखिल हो जाना और दाखिल होने से लेकर उसकी सिम्टम्स जाहिर होने तक का जो दरमियानी फासला, दरमियानी वक्फा या दरमियानी टाइम होगा, वो हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम डिस्कस किया। प्लाज्मोडियम कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में दाखिल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।